हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हमारा चैप्टर शुरू होता है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे और सबसे पहला टॉपिक होता है मनी। इस मनी वाले टॉपिक में हम डेफिनेशन डिफरेंट टाइप की पढ़ेंगे मनी की। फिर हम अब मनी सप्लाई का मीनिंग पढ़ेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब क्यों मनी जनरेट करनी पड़ी, क्यों मनी का इन्वेंशन हुआ। बार्टर सिस्टम चलता था मनी से पहले, उस बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स होती थी जिसके कारण हमें मनी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। तो सबसे पहले थोड़ा सा बार्टर सिस्टम के बारे में हल्का सा पढ़ते हैं। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ वन गुड विद अनदर गुड। एक गुड का दूसरे गुड के साथ एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती थी। वो प्रॉब्लम क्या आती थी, ए और बी के बीच में तभी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। मान लीजिए ए के पास वीट है, बी के पास राइस है। इन ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन तभी हो सकते हैं जब ए को बी के राइस की जरूरत हो, बी के ए के वीट की जरूरत हो। अदरवाइज यानी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर डिपेंड हो, तब तो इनके बीच में ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगे, अदरवाइज ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पाएंगे। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट्स। बहुत सारी बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी जिसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बार्टर सिस्टम हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मनी का इंट्रोडक्शन हुआ बिजनेस में, कॉमर्स में। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे मनी की। मनी का मतलब होता है एनीथिंग। तो पहले तो डेफिनेशन के मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। एनीथिंग यानी कि मनी कुछ भी हो सकती है, विच इज जनरली एक्सेप्टेबल, जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हो। विच इज जनरली एक्सेप्टेबल का मतलब पेमेंट लेने देने के लिए जनरली एक्सेप्टेबल हो। एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट, जो कि नीचे हम डिस्कस करें, पेमेंट लेने देने के लिए। एंड डिस्चार्ज ऑफ डेट्स, उधार चुकाने के लिए। यानी कि कोई भी चीज, मनी का मतलब कुछ भी हो सकता है जो जनरली एक्सेप्टेबल है। जनरली एक्सेप्टेबल का मतलब हर कोई एक्सेप्ट करे पेमेंट को लेने देने के लिए और उधार को चुकाने के लिए, दैट इज कॉल्ड मनी। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो चेक होती है, बैंक वाले चेक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या वो मनी है, क्या पेटीएम मनी है, क्या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मनी है, ये डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन, क्या चेक मनी है। अब चेक मनी है, इसके लिए आप अपने घर से इंस्टीट्यूट आओ, रिक्शा में आओ, और जब रिक्शा से उतरो और भैया से पूछो कि भैया कितने पैसे हुए, उसने कहा मान लिया 50 रुपए, आप उसको चेक काट के देने लगे, तो क्या वो चेक ले लेगा? नहीं लेगा ना। इसका मतलब चेक जनरली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। और अगर चेक जनरली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ तो चेक मनी की डेफिनेशन में नहीं आता इस डेफिनेशन के हिसाब से। क्या पेटीएम मनी? तो कुछ रिक्शा वाले हो सकता है ले ले, हम अपने इंस्टीट्यूट में पेटीएम से फीस नहीं लेते। इसका मतलब पेटीएम इज ऑल्सो नॉट मनी, क्योंकि जनरली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। क्या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इज मनी? ऑब्वियसली नो, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ दुकानों पे, शॉप पे लिखा होता है क्रेडिट कार्ड इज एक्सेप्टेड, डेबिट कार्ड इज एक्सेप्टेड, कुछ जगह वो एक्सेप्ट नहीं करते। इसका मतलब वो भी मनी नहीं है। तो फिर मनी क्या है? मनी है इस डेफिनेशन के हिसाब से केवल और केवल करेंसी नोट एंड कॉइन्स, जो कि जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं एज ए मीन्स ऑफ पेमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ डेट्स। तो एक तो डेफिनेशन थी मनी की। एक दूसरी मनी की डेफिनेशन है, और वो मनी की डेफिनेशन है, उसमें भी एनीथिंग ही लिखा हुआ है, कोई भी थिंग विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी। कोई भी चीज जो मनी के फंक्शन परफॉर्म करे। अब कोई भी चीज जो मनी के फंक्शन परफॉर्म करे इज नोन एज मनी। अब मनी के फंक्शन क्या होते हैं? मनी के फंक्शन होते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब एक गुड का दूसरे गुड में एक्सचेंज मनी की हेल्प से ज्यादा अच्छी तरह पॉसिबल है। जैसे इन दोनों को ये प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है ए को बी का राइस ना चाहिए, हो सकता है बी को ए का वीट नहीं चाहिए, लेकिन अगर ए अपना वीट मार्केट में जाए मनी में बेच दे, मनी ले ले और वो उस मनी से चाहे बी से राइस खरीदे, सी से राइस खरीदे, डी से राइस खरीदे, तो इसका मतलब मनी ने वीट और राइस के बीच में एक्सचेंज करा दिया। तो एनीथिंग विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, समझ आ गया होगा। एंड मेजर ऑफ वैल्यू, अब मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब हर चीज को मनी में हम मेजर कर सकते हैं। पेन कितने रुपए का है, से 10 रुपए का। फैन कितने रुपए का है, से 2000 रुपीज का। एसी कितने रुपए का है, से 30,000 रुपीज का। ये सब मनी में मेजर हो सकते हैं। तो कोई भी चीज, एनीथिंग विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू इज नोन एज मनी। तो ये मनी की दूसरी डेफिनेशन थी जो फंक्शंस पर बेस्ड है। ये मनी की डेफिनेशन है जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी पर बेस्ड है। एक और मनी की डेफिनेशन है और उसमें भी एनीथिंग ही है, एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज मनी इज मनी। कोई भी चीज जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी कि ये मनी है तो वो मनी है। जैसे कि 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे मोदी अंकल टीवी पर आए और टीवी पर आकर उनके हाथ में एक में 1000 रुपए का नोट था, एक में 500 रुपए का नोट था, उन्होंने उड़ा दिया कि भाई आज से ये मनी नहीं है। तो अगले दिन से लोगों ने 1000 और 500 रुपए को मनी पे एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। फिर वो एक 2000 रुपए का नोट लाए कि अब से ये मनी है। लोगों ने वो 2000 रुपए का नोट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। 8 नवंबर से पहले तो 2000 का नोट वो एक्सेप्ट नहीं करते होंगे, उन्होंने देखा भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी कि ये मनी है तो वो मनी है। क्या ये डेफिनेशन समझ आ गई? गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो जनरल एक्सेप्टेबल होने लगी। अब आप मुझे बताएं कि क्या डॉलर मनी है इन इंडिया? तो आंसर है नो, क्योंकि कोई डॉलर एक्सेप्ट कर लेगा, कोई डॉलर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो जनरल एक्सेप्टेबल तो नहीं हुआ। कोई एक्सेप्ट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, और कोई भी चीज जनरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो मनी नहीं है। सॉरी। तो मनी की डेफिनेशन में एक डेफिनेशन थी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मींस ऑफ पेमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट्स इज नोन एज मनी। दूसरी डेफिनेशन थी एनीथिंग विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी लाइक मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू इज नोन एज मनी। तीसरी डेफिनेशन थी एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज मनी इज मनी। तो मेरे हिसाब से डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई। तब तक बोर्ड को रब कर देते हैं। अब मनी सप्लाई में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ये मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज द सम, मनी सप्लाई है सम। किसका सम है? ऑफ टोटल करेंसी नोट एंड कॉइन्स। मनी सप्लाई इज द सम ऑफ टोटल करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, जो भी पब्लिक के पास है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी मनी सप्लाई यानी कि टोटल करेंसी नोट एंड कॉइन्स हैं पब्लिक के पास है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं मनी सप्लाई। अब करेंसी नोट एंड कॉइन्स तो आप जानते हैं, करेंसी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए यूज होती है, कॉइन्स छोटी ट्रांजेक्शन के लिए यूज होते हैं। हेल्ड बाय द पब्लिक का मतलब क्या हुआ? हेल्ड बाय द पब्लिक का मतलब ये हुआ कि बैंकों और गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता। केवल और केवल पब्लिक के पास जो पैसा है वो ही मनी सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में घंटी बजेगी, ऐसा क्यों? एक सिंपल सा एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपए है, मैं पब्लिक हूं, मैंने वो पैसे अपने बैंक में जमा करा दिए, तो इस समय वो किसकी प्रॉपर्टी है? बैंक की या
मेरी पब्लिक की। तो कुछ बच्चे कहेंगे इस समय बैंक में, तो बैंक की प्रॉपर्टी, कुछ बच्चे कहेंगे पब्लिक की प्रॉपर्टी है। वैसे इसका आंसर है कि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। पब्लिक कभी भी चाहे उस पैसे को जाकर निकाल सकती है। तो इसका मतलब अगर हम बैंकों का जमा पैसा भी मनी सप्लाई में लेने लगेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, पब्लिक उसे अपना शो करेगी, बैंक उसे अपना शो करेगा। इसलिए केवल और केवल पब्लिक वाला पैसा मनी सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। तो इट इज द सम ऑफ टोटल करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चों एक चीज होती है पीरियड ऑफ टाइम, एक चीज होती है पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इनकम के चैप्टर में हमने स्टॉक और फ्लो डिस्कस किया था। फ्लो हमने डिस्कस किया था कोई भी चीज पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर होती है तो उसको स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 1 साल, 2 महीने, 10 दिन। और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब 31 मार्च, 31 दिसंबर, 7 जनवरी, 4 o'clock। तो कोई भी चीज अगर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक वेरिएबल। तो कहने का मतलब ये है जब 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, कई बार अब क्योंकि एमसीक्यूज आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि मनी सप्लाई इज ए स्टॉक वेरिएबल, ट्रू और फॉल्स, तो आप बोलेंगे ट्रू, क्योंकि मनी सप्लाई पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होती है तो दैट इज स्टॉक वेरिएबल। तो डेफिनेशन मनी सप्लाई की क्या थी? इट इज द सम ऑफ व्हाट? टोटल करेंसी नोट एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक, जो भी पब्लिक के पास है, ध्यान रखना बैंकों के पास पैसा, गवर्नमेंट के पास पैसा, जो भी होता है वो मनी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता, और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जो मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अब मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्या आता है? मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स में एक तो आता है करेंसी नोट एंड कॉइन्स, वो तो सब समझ गए कि व्हाट इज करेंसी नोट एंड कॉइन्स। एक आता है डिमांड डिपॉजिट, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं कि ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। करेंसी नोट एंड कॉइन तो सब जानते हैं। डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन होती है दोज चेकेबल डिपॉजिट्स, ऐसे डिपॉजिट्स जो चेकेबल है। अब फिर कुछ बच्चे सोचेंगे चेकेबल का मतलब क्या होता है? ऐसे डिपॉजिट्स जो चेक के थ्रू विड्रॉ किए जा सकें। दोज चेकेबल डिपॉजिट्स विच आर अवेलेबल on demand at any time through checks, ऐसे डिपॉजिट जो अवेलेबल हो डिमांड पर एनी टाइम थ्रू चेक्स। अब चेकेबल डिपॉजिट का मतलब जो चेक के थ्रू विड्रॉ किए जा सके। अवेलेबल ऑन डिमांड का मतलब जब पब्लिक चाहे वो चेक के थ्रू विड्रॉ कर सके। अब जब पब्लिक चाहे का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक रात के 12 बजे बैंक में जा रही है, खटखटा रही है कि भाई मेरे पास चेक है मुझे कैश दो, वो नहीं, केवल बैंकिंग आवर्स की बात हो रही है। तो दोज चेकेबल डिपॉजिट्स विच आर अवेलेबल ऑन डिमांड एट एनी टाइम थ्रू चेक्स, जो चेक के थ्रू विड्रॉ किए जा सके। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से डिपॉजिट हैं जो चेक के थ्रू विड्रॉ हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि डिपॉजिट कितने अकाउंट होते हैं जो बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है, कितने अकाउंट के थ्रू कराया जाता है। कुछ बच्चे 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, वैसे इसका सही आंसर 3 है। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, और एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब कुछ बच्चे कहेंगे एक रैकरिंग डिपॉजिट भी होता है। रैकरिंग डिपॉजिट सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मिक्सचर होता है, इसलिए वो इसमें नहीं लेते। और भी बच्चे अलग अलग प्राइवेट बैंकों में अलग अलग नाम के अकाउंट खुल गए, बट मेन ये 3 अकाउंट ही होते हैं। सेविंग अकाउंट सैलरी ओन पर्सन के लिए होता है जो बैंक में कभी कभी जाके ट्रांजेक्शन करने जाते हैं। करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए, ट्रेडर्स के लिए होता है जिनकी रोज की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ऐसे लोगों के लिए होता है जो एक बार पैसा जमा करने के बाद भूल जाते हैं।
फिक्स डिपॉजिट 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपको कितने टाइम के लिए चाहिए। तो ये तो थे इन अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जा सकता है। बट हमारा क्वेश्चन तो ये था कि ये चेकेबल डिपॉजिट क्या होता है, तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनमें किस किस अकाउंट में चेकबुक मिलती है। कुछ बच्चे कहेंगे इसमें इसमें इसमें। आंसर है, एक तो सेविंग अकाउंट में चेकबुक इशू होती है और एक करंट अकाउंट में चेकबुक इशू होती है। अगर सेविंग अकाउंट में चेकबुक इशू हो रही है, करंट अकाउंट में चेकबुक इशू हो रही है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कोई चेकबुक इशू नहीं होती। और अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कोई चेकबुक इशू नहीं होती तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वाला पैसा चेक के थ्रू विड्रॉ भी नहीं हो सकता। चेक के थ्रू विड्रॉ कौन सा पैसा हो सकता है, सेविंग अकाउंट वाला और करंट अकाउंट वाला। तो दो चेकेबल डिपॉजिट का मतलब समझ आ गया। सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है, करंट अकाउंट में जो पैसा जमा है, उसको चेकेबल डिपॉजिट बोलेंगे क्योंकि वो चेक के थ्रू विड्रॉ किया जा सकता है। दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। कुछ बच्चों के दिमाग में आता है ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वाला पैसा फिर क्या हुआ। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वाले पैसे को बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्यों, क्योंकि एक टाइम के मैच्योर होने के बाद ये पैसा आपको अवेलेबल हो जाता है। मिनिमम 15 दिन से एफडी शुरू होती है, मैक्सिमम आप जितने भी दिन की करा सकते हैं, जितने भी साल की करा सकते हैं। तो मान लिया आपने 6 महीने की एफडी कराई है तो 6 महीने बाद पैसा अवेलेबल हो जाएगा। मान लिया 2 साल की एफडी कराई है तो 2 साल बाद पैसा अवेलेबल हो जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वाला में जो पैसा जमा होता है उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, और सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट वाला पैसा है, इसको क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। तो कंपोनेंट्स जो मनी सप्लाई के हुए वो क्या हुए, करेंसी नोट एंड कॉइन्स, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ऐसे चेकेबल डिपॉजिट्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन डिमांड एट एनी टाइम थ्रू चेक्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया में जो आरबीआई ने मनी सप्लाई के मेजर्स फॉलो कर रखे हैं वो कौन कौन से। अब इंडिया में आरबीआई ने जो मनी सप्लाई के मेजर्स फॉलो कर रखे हैं वो 4 हैं। एक है M1, एक है M2, एक है M3 और एक है M4। M1 में क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD। अब C फॉर करेंसी नोट एंड कॉइन्स, DD फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, OD फॉर अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स का मतलब हर बैंक को सेंट्रल बैंक में कुछ डिपॉजिट्स रखने पड़ते हैं, उसको अदर डिपॉजिट्स बोलते हैं। हमारे सिलेबस में कहते हैं M1 ही है, जिसमें C प्लस DD प्लस OD है। कुछ स्कूलों में M2, M3, M4 भी करा देते हैं। एक बार 1 मिनट का टॉपिक है, डिस्कस कर लेते हैं। M1 में आता है सारा, M2 में आता है सॉरी, सारा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। बच्चों आपको अब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा होते हैं, बट पोस्ट ऑफिस में अकाउंट 2 ही होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में कोई करंट अकाउंट नहीं होता है। तो M2 का मतलब सारा M1 आ गया, इसका मतलब ये आ गया, प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस का मतलब पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है वो M2 में आता है। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में है, ये सबसे ज्यादा लिक्विड, ये उससे कम लिक्विड, ये उससे भी कम लिक्विड और ये उससे कम लिक्विड। M3 में आता है सारा M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट्स का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा, जो फिक्स बैंकों के जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा जमा होता है उसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, जो एक टाइम के मैच्योर होने के बाद अवेलेबल होता है। और M4 में आ गया सारा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। टोटल डिपॉजिट का मतलब पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा जमा है, पोस्ट ऑफिस के जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जो पैसा जमा है पोस्ट ऑफिस के, दैट इज कॉल्ड टोटल डिपॉजिट। तो बच्चों ये थे हमारे मनी सप्लाई के 4 मेजर, M1, M2, M3, M4। M1 ही हमारे सिलेबस में है।
तो आज हमने डेफिनेशन जो पढ़ी वो हमने पढ़ी मनी की डेफिनेशन कि एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मींस ऑफ पेमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट्स इज नोन एज मनी। फिर हमने पढ़ी एक दूसरी डेफिनेशन जो फंक्शंस ऑफ मनी पर बेस्ड है, एनीथिंग which perform the function of money like medium of exchange and measure of value is known as money। फिर हमने तीसरी डेफिनेशन पढ़ी मनी की, एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज मनी इज मनी। पहली दो डेफिनेशन ज्यादा ठीक है, आप वो लिख सकते हैं। फिर हमने मनी सप्लाई का मीनिंग पढ़ा, इट इज द सम ऑफ टोटल करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट और बैंक का पैसा मनी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब मनी सप्लाई इज ए स्टॉक वेरिएबल, क्योंकि कोई भी चीज पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो तो उसको स्टॉक वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई में हमने करेंसी नोट एंड कॉइन्स पढ़े प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब दोज चेकेबल डिपॉजिट्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन डिमांड एट एनी टाइम थ्रू चेक्स। हमने पढ़ा ये चेकेबल डिपॉजिट क्या होते हैं। चेकेबल डिपॉजिट्स का मतलब बैंकों में जो सेविंग अकाउंट का पैसा है, जो करंट अकाउंट का पैसा है, वो चेक के थ्रू विड्रॉ किए जा सकते हैं, दे आर नोन एज चेकेबल डिपॉजिट्स। फिर हमने M1 पढ़ा, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। M1 में आता है करेंसी नोट एंड कॉइन्स, DD फॉर डिमांड डिपॉजिट्स, OD फॉर अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स का मतलब एक बैंक के अपने पापा के पास, पापा फॉर सेंट्रल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं, दे आर नोन एज अदर डिपॉजिट्स। तो बच्चों ये मनी पूरा हो गया। अब हम अगली क्लास में बैंक वाला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।